नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर। डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। शरीयतपुर जिले में भीड़ ने एक हिंदू व्यापारी को पिटाई के बाद आग के हवाले किया। महंगाई की आग में जल रहा ईरान। सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत, बेकाबू होते हालात। ठंड, कोहरे और हिमपात की ट्रिपल स्ट्राइक से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित। एयरलाइंस ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की दी सलाह। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। जी हां, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते बुधवार को 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन शरीयतपुर जिले में एक 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकन चंद्रदास पर धारदार हथियार से हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया गया। उस्मान हादी की मौत के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का ये चौथा मामला है। 50 वर्ष खोकन दास कैनकिश्वर यूनियन के केउरभंगा बाजार में दवा और मोबाइल बैंकिंग का बिजनेस करते थे। ये घटना तब घटी जब वो शरीयतपुर जिले में अपने घर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पहले खोकन चंद्रदास की पिटाई की और फिर उन पर धारदार हथियार से हमला किया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर खोकन के सिर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए खोकन दास पास ही में एक तालाब में कूद गए। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और जिसके बाद हमलावर वहां मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से जख्मी खोकन दास को ढाका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि रब्बी और सुहाग नाम के 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए आइए आपको अब बताते हैं कि उस्मान हादी की मौत के बाद से अब तक हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरह से हिंसा का ये दौर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश हिंदुओं का लगातार खून बह रहा है वहां पे बांग्लादेश के अंदर, जहां 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी गई थी और शव को जलाया गया था भीड़ के द्वारा। पहले उसकी पिटाई की गई थी, उसके बाद उसके शव को जला दिया गया था पेड़ से बांध के। उसके बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। और इसके साथ ही अब ये चौथा मामला और सामने आया है, जहां पर इस वक्त आग के हवाले किया गया। पहले पिटाई की गई और उसके बाद में सर पे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि वो व्यक्ति तुरंत ही वहां तालाब में कूद गए, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन फिलहाल अभी वो काफी घायल है, जिसका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। तो गंभीर रूप से जख्मी है इस समय। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं बांग्लादेश के ढाका से। सीधा उनके पास चलते हैं। नवल संघ परमार, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यक के हिंदू जो है वहां पर उनके खिलाफ हिंसा का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसने भी चुप्पी साधे हुए है। जी, देखा जाए तो बुधवार रात को ये खाकोन चंद्र दास जो एक व्यापारी है, मेडिसिन स्टोर उनका है, वो अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लूट का प्रयास किया और फिर उसके बाद उनको चाकू से मारा। और बाद में उनको पहचान होने का डर लगा तो उनके ऊपर पेट्रोल जैसा कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के उनको जलाया गया। हालांकि वो पास में पौंड में कूद गए और उसके बाद उनको अस्पताल शिफ्ट किया। ज्यादा आगे की सारवार के लिए उनको ढाका शिफ्ट किया गया है। वो ढाका अस्पताल में भर्ती है, अभी क्रिटिकल कंडीशन में। देखा जाए तो बांग्लादेश में
जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो काफी खराब है, और उसको चलते इस तरह की वारदातें जो है आए दिन होती रहती है। और ढाका जी। में भी कल एक एडवोकेट को भीड़ ने पीट के मार दिया। हालांकि वो मेजोरिटी कम्युनिटी से था, तो उसका वो ज्यादा वो नहीं रहा, लेकिन और वो जो घटना बनी है वो ढाका के पोस्ट एरिया जो है, वसुंधरा रेसिडेंशियल एरिया, वहां पे बनी है। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखा जाए तो उसमें लूट, मगिंग, अम्बुश, मॉब लिंचिंग वो कॉमन है। उसका एक रीजन ये है कि पुलिस का ज्यादा डर नहीं है, और जब जो जिस तरीके के जो उपद्रवी लोग हैं उनको अगर पुलिस का डर नहीं रहेगा, उनको दंड दंड नहीं होता है, तो उनको ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं, और उसकी वजह से इस टाइप की घटनाएं जो है। और उसमें जब कम्युनल एंगल, धार्मिक एंगल जब जुड़ता है तो उससे और स्थिति खराब होती है। और ये हाल अभी बांग्लादेश का है। पुलिस का जो है मोरल काफी डाउन है आफ्टर शेख हसीना का जो वारदात हुई उसके बाद जी। से पुलिस अभी उभरी नहीं है ठीक से। और कहीं ना कहीं यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो जिनके पास जिम्मेदारियां है, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनकी मंशा नहीं है कि स्थिति को कंट्रोल की जाए, और ना उनकी क्षमता है ना उनकी मंशा है। तो उसकी वजह से परिस्थिति जो है खराब है हाल के दिनों में। आने वाले समय में इलेक्शन यहाँ होने वाले हैं फरवरी 2022, 12 फरवरी 2026 को। तो उसको देखते हुए इलेक्शन रिलेटेड वारदातें भी होती रहती है, और इंटरनल पॉलिटिकली भी घटनाएं बनती है। और उसके चपेट में जब ऐसे इलेक्शन के टाइम पे बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें माइनॉरिटी के ऊपर हमले इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं उनको डराने धमकाने का काफी कोशिशें होती है। तो उसको उस टाइप की वारदातें और बड़ी है अभी। हाँ, इसके साथ ही नवल सिंह परमार, अगर हम देखें तो क्या अभी तक इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि जो हाल ही में हत्या करने की कोशिश की गई एक और हिंदू की, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि दो नाम जरूर निकल कर इसमें सामने आ रहे हैं जैसे पुलिस के मुताबिक। ये अभी तक की जो जानकारी मिली है उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा और पुलिस के द्वारा, तो उसके हिसाब से तो ये लूट का मामला है। वो एक पेशेवर मेडिसिन स्टोर और बैंक का जो यहाँ का जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का एक सेंटर भी उनके मेडिकल स्टोर पे उनका है। तो जब भी वो आते जाते तो उनके पास कैश रहता था। जी। तो उसको लूटने की कोशिश थी, ये लूट का प्रयास था। जो केस को अभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के साथ साथ इन्फ्लेशन, काफी आर्थिक समस्या से लोग जूझ रहे हैं यहाँ जी। पे। तो मेन जो प्रयास था वो लूट का प्रयास था। उनको लूटा भी गया है, उनसे पैसा जो था उनके पास वो ले गए हैं लोग जो मिसक्रिएंट्स थे वो। तो लूट का प्रयास था ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां उपराष्ट्रपति आज चेन्नई स्थित डॉक्टर MGR शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इसके बाद रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। आज शाम को वो चेन्नई के कलाइवनार अरगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वो शामिल होंगे। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और आगामी 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाले पर नया टैक्स लागू किया गया, जिससे बीड़ी, सिगरेट
और पान मसाले की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपए से लेकर के 8500 रुपए तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। ये शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 साल से अधिक उम्र के 25 करोड़ से ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, कोहरे और हिमपात की ट्रिपल स्ट्राइक से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग की घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चंडीगढ़, राजस्थान के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। कुल्लू, शिमला, किन्नौर, चंबा में भी बर्फबारी, कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी और साथ ही रोहतांग, सोलंग नाला में भी हल्का हिमपात देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में शीतलहर इस वक्त है और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर। पश्चिम बंगाल में भी कोहरा देखने को मिला, जहां उत्तर पूर्वी राज्य भी इस वक्त कोहरे की चपेट में है। और चलिए आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का कैसा सितम इस समय जारी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कोहरे से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जहां बर्फबारी होने के बाद में सुंदर नजारा देखने को मिला। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो सबसे बीच में है, जम्मू कश्मीर के पुंछ की ये तस्वीर, जहां भारी बर्फबारी देखने को मिली। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की और पांचवी तस्वीर कानपुर की। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने तलाशी और निगरानी अभियान भी अब तेज कर दिए हैं। सेना के जवान अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके इलाकों में अत्यधिक ठंड और कठिन भू स्थिति के बावजूद समन्वित तरीके से अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। सभी जवान विशेष विंटर गियर से लैस हैं और संदिग्ध क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा पर सीधा असर देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को सतर्क किया है। इंडिगो ने हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने के लिए कल की कुछ उड़ानें पहले ही रद्द कर दी हैं। तो वहीं एयर इंडिया ने भी अपने फॉग केयर पहल के तहत उड़ानों के प्रभावित होने की चेतावनी दी है। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रीबुकिंग की भी सुविधा प्रदान की है। यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई। एयरलाइंस ने कहा कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ग्राउंड टीमें मदद के लिए उपलब्ध हैं। और अब बात ईरान की करते हैं, जहां महंगाई, गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी ईरान के लोरडेगन शहर में पुलिस और कथित तौर पर सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई। मानवाधिकार संगठन हेंगा ने दावा किया कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। और इन सब के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि पश्चिमी शहर कुदश्त में बसीज अर्धसैनिक बल का एक सदस्य मारा गया, जबकि 13 अन्य घायल हैं। देश भर में फैले प्रदर्शन, गिरफ्तारियां तेज, विरोध प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहे। इस्फहान, मारवदश्त, किरमानशाह, खुजेस्तान और हमेदान सहित कई प्रांतों में ये प्रदर्शन हुए। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया और कई शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। ये आपको बता दें कि ये प्रदर्शन महंगाई, रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती जीवन लागत के खिलाफ शुरू हुए थे, जो अब व्यापक असंतोष का भी रूप ले चुके हैं। ईरान इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और महंगाई पर
महंगाई दर 40% से अधिक बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने हालात संभालने के लिए व्यापारियों और ट्रेड यूनियनों से सीधे संवाद की पेशकश की है। और चलिए अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की, जहां भारतीय खेलों के लिए वर्ष 2026 रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जिसमें विभिन्न खेलों में विश्व खिताब दांव पर होंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशन का नया सत्र शुरू होगा, जिससे लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के टिकट कटाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों को जहां अंडर 19 विश्व कप में युवा खिलाड़ियों का जोश देखने को मिलेगा, तो वहीं सीनियर वर्ग में पुरुष और महिला टीम T20 विश्व खिताब के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। साल 2026 भारतीय खेलों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। क्रिकेट विश्व कप से लेकर एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों का इस साल आयोजन होगा। वहीं बदले स्वरूप में फुटबॉल विश्व कप का भी रोमांच खेल प्रेमियों को देखने को मिलेगा। साल की पहली तिमाही क्रिकेट को समर्पित होगी, क्योंकि देश के पसंदीदा खेल में इस साल 3 विश्व कप हैं। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक अंडर 19 विश्व कप से शुरू होगा, जहां वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे जैसे उभरते हुए युवा सितारों पर करीब से नजर रखी जाएगी। सीनियर पुरुष टीम भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले T20 विश्व कप में खिताब के बचाव के लिए उतरेगी। बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 3 मार्च से शुरू होगी, जिसमें PV सिंधु और बाकी भारतीय खिलाड़ी 2025 की नाकामी से उबरना चाहेंगे। मार्च के आखिर से अप्रैल तक साइप्रस में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिससे विश्व चैंपियनशिप खिताब के चैलेंजर का पता चलेगा। अभी भारत के डी गुकेश विश्व चैंपियन है। टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा, जिसमें ओपन वर्ग में भारत के आर प्रज्ञानंदा और महिला वर्ग में आर वैशाली, कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख भाग लेंगे। 24 अप्रैल से 3 मई तक थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खेला जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ITTF विश्व कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स लंदन में 28 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा, जिसके लिए भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। जून में महिला T20 विश्व कप होगा, जिसमें हरमनप्रीत कौर की टीम 2025 में वनडे विश्व कप की सफलता को दोहराना चाहेगी। एथलेटिक्स सत्र की शुरुआत मई में डायमंड लीग से होगी, जिसमें भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा पर नजरें होंगी। 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन होगा। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेती दिखाई देंगी। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित होंगे, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में देखने को मिलेगा। इन खेलों के बाद दिल्ली में 17 अगस्त से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होनी है। नीदरलैंड और बेल्जियम में 14 अगस्त से हॉकी विश्व कप शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम एशिया कप जीतकर विश्व कप का टिकट कटा चुकी है, जबकि महिला टीम मार्च में हैदराबाद में क्वालिफायर खेलेगी। जापान के नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियाई खेलों का आयोजन होगा। इसमें हॉकी में स्वर्ण जीतने वाली टीम लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का टिकट कटाएगी, जबकि निशानेबाजी में भी कोटा स्थान होंगे। एथलेटिक्स में डायमंड लीग फाइनल 4 से 5 सितंबर तक ब्रसेल्स में होगा। शतरंज ओलंपियाड का 46वां सत्र सितंबर में ताशकंद में खेला जाएगा। बहरीन में 24 अक्टूबर से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगी। इसके बाद भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। दिसंबर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होगी, जिसकी तारीख और स्थान अभी तय नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए न्यूज़ 10 सहयोगी पराक्रम के साथ। नमस्कार।